ये बीपी भी कम करेगा, ठीक है। देन बीटा ब्लॉकर्स इसमें आते हैं प्रोप्रेनोलॉल विच इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मीटोप्रोलॉल एंड एटिनोलॉल, एंड अल्फा एंड बीटा लाबीटालॉल एंड कार्विडोलॉल। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जितने सीवीएस के चारों चैप्टर्स हैं उनमें पूरा पूरा क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो प्लीज अभी जो मिस कर दिया है, ठीक है, अभी वेकेशन था, 3-4 लॉन्ग वीकेंड था, अब आप प्लीज इसको आज ही पढ़ना, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। देन वेजोडाइलेटर्स में एक होते हैं आर्टीरियोलर डायलेटर। हमें पता है कि ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कोई भी ड्रग जो कार्डियक आउटपुट कम करेगी या टीपीआर कम करेगी या दोनों कम करेगी तो वो बीपी को कम करती है। तो ये वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे, ये टीपीआर को कम करेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। देन कंबाइंड आर्टीरियोलर प्लस वीनोडाइलेटर एक ही ड्रग होती है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज होती है। देन पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स एंड सम मिसलेनियस ड्रग्स। तो ये 3 स्लाइड में आपका क्लासिफिकेशन है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। आप कैसे याद करो, आप 4 मेन कैटेगरीज याद रखो और उनको बीच में तोड़ लो। एक है, बोलो, vasodilators, then drugs which block renin, angiotensin, aldosterone system और sympatholytics और sympathoplegics। So RAS अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें जो प्रोटोटाइप ड्रग्स है पढ़ा था किसी ने थोड़ा बहुत, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएफ सिक्रीट करता है और एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है। तो इतना सारा इसका खराब काम है, तो हम चाहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 नहीं बने। तो एस एंजाइम, एस जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है। मैं वो वाली स्लाइड चली गई क्या, वो चली गई, मैं तुम्हें एक बार ही वो दिखा देती हूँ जिसमें कि उसके 5 इफेक्ट्स हैं और वो तुमको पता होना चाहिए। ये देखो, एंजियोटेंसिनोजन जो है लिवर से बनता है, एक प्रोटीन होता है। इस पे जब रेनिन एक्ट करेगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। रेनिन कब रिलीज होएगा, व्हाट आर द स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ रेनिन, हाइपोवोलीमिया, डिक्रीज सोडियम इन मैक्यूला डेंसा और इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो ये 3 स्टिमुलस अगर होंगे तो रेनिन रिलीज होगा। इसीलिए बीटा ब्लॉकर एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम करते हैं। एक मैकेनिज्म ये भी है क्योंकि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अब मैंने बीटा ही क्यों बोला, अल्फा क्यों नहीं बोला, क्योंकि जेजी सेल्स में बीटा 1 रिसेप्टर ही होता है, तो इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर की ही बात करेंगे। तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना, इट इज अ डेकापेप्टाइड। एंजियोटेंसिन 1 पे एस एंजाइम काम करता है। यहाँ लंग क्यों बनाया है, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स से एस एंजाइम निकलता है और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 ये 5 एक्शन करता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है, यस Yes, vascular hypertrophy and remodeling. Remodeling means abnormal distribution of muscle mass. Coronary hypertrophy भी कराएगा. Risk of cardiovascular events like angina, MI, stroke ये increase हो जाएगा. तो इसीलिए साइलेंट ये चलता रहेगा, डैमेज और अल्टीमेटली कोई एक अटैक आ सकता है। तो अगर आप ये रास पे आता है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए दोबारा दिखाया है, प्लीज ऐसा डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाओ और यहाँ पे फिर लगाओ कि ये रेनिन पे ये बीटा ब्लॉकर काम करेगा, इसलिए इनहिबिट करेगा। एस पे एस इनहिबिटर्स काम करेंगे लाइक कैप्टोप्रिल। फिर एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ये एस तो बनने ही नहीं देता है। एआरबी क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 बन गया पर उसको एक्ट नहीं करने देंगे, दे आर रिसेप्टर ब्लॉकर्स। व्हाई, बिकॉज एआरबीज आर
एंजियोटेंसिन 2 के दो रिसेप्टर्स होते हैं, 81 एंड 82। एंजियोटेंसिन 2 जो है दैट इज द टारगेट थिंग, जो काम कर रहा है वो दो रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। एंजियोटेंसिन 81, 82, 90% of the actions of angiotensin 2 are mediated by 81 receptor, जो ये पांचों एक्शन करता है। ये सारे के सारे डैमेज करते हैं। अभी अगर ARB हम देंगे लाइक लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वाल्सार्टन, तो ये एंजियोटेंसिन 2 को काम नहीं करने देंगे क्योंकि 81 रिसेप्टर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब क्या करेगा एंजियोटेंसिन 2? वो तो बन गया, तो वो सारा का सारा 82 रिसेप्टर पे काम करेगा। नाउ 82 रिसेप्टर वेसोडाइलेटेशन कराता है, सो देयर इज एडिशनल बेनिफिट। मोर ओवर, आप लोग को सबको समझ आ रहा है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है अभी? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? तो बोलते क्यों नहीं हो? तुमसे पूछना क्यों पड़ता है? यस, खुद से नहीं बोला जाता समझ में आ रहा है। ओके, तो ACE इनहिबिटर्स का एक और एडवर्स इफेक्ट है, ये ACE एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 को तो नहीं बनने देता, इसके अलावा ये एक और काम करता है कि ये ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन कराता है। तो अगर कोई पेशेंट ACE इनहिबिटर्स ले रहा है, लाइक नाम बोलो, कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, तो वो उसका ब्रैडिकाइनिन भी नहीं टूटेगा। ये ब्रैडिकाइनिन कफ कराता है पेशेंट में। नाउ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम जो भी खाते हैं वो लाइफ लॉन्ग खानी है या लंबे टाइम तक खानी है। सो दिस कफ विल इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। पूरे टाइम वो थोड़ा थोड़ा खांसता रहता है, ड्राई ब्रैसी कफ है, तो इसीलिए उसको पसंद, सो नहीं पाएगा, रात को काम नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए दिस इज द ट्रबलसम एडवर्स इफेक्ट। तो ACE इनहिबिटर्स में सबसे पहले आपको जो बोलना है दैट इज, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपोटेंशन तो करेगी ही सही, इसके अलावा ड्राई ब्रैसी कफ। दिस ड्राई ब्रैसी कफ विल नॉट बी सीन विद ARB, क्योंकि वहां पे नथिंग टू डू विद ACE एंजाइम, वो तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। तो अगर हम पूछें कि भाई कौन सा बेटर है, तो यू कैन ऐड वन थिंग कि दिस कफ इज लेस सीन विद ARB, तो इसीलिए पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट ये वाला कम होगा। बाकी जितनी भी ड्रग्स इस राज पे काम करती हैं, all of them will cause hyperkalemia as an adverse effect. हाइपरकलीमिया, क्योंकि वो एल्डोस्टेरॉन इनहिबिट हो गया ना, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है। ओके, तो हाइपरकलीमिया कराएंगे, एंजियोइडीमा कराएंगे, सारे के सारे हाइपोटेंशन कराएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चले आगे, समझ आ रहा है सबको? आवाज नहीं निकल रही है। एक और ये चीज ध्यान रखना कि कौन सी ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी कम करती हैं और कौन सी हैं जो बढ़ाती हैं। हमने बताया 3 स्टिमुलस हैं। कौन से 3 स्टिमुलस है रेनिन रिलीज के? रुक जाओ, प्रणित बोलो, कौन से 3 स्टिमुलस है रेनिन रिलीज के? व्हाट सिंपैथेटिक? ओके, क्या चेंज? व्हाट इज मैक्यूला डेंसा? ओके, सो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी बैठ जाओ, सिर्फ सिंपैथोलाइटिक्स, जितने भी सिंपैथोलाइटिक्स हैं, चाहे वो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स हो, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हो, दे विल ऑल डिक्रीज द प्लाज्मा। सेंट्रल नहीं करेंगे, सेंट्रल तो ब्रेन के लेवल पे ही करेंगे। सिंपैथोलाइटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स विल डिक्रीज द प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। व्हाइल प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी डायूरेटिक बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम, क्या प्लाज्मा वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ACE इनहिबिटर्स, ARBs, क्योंकि आपने एक्सेस रोक दिया ना बीच में, तो रेनिन वापस से स्टिमुलस होगा कि काम करना है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन तक बना ही नहीं है, बीच में रुक गया, इसलिए ये दोनों काम करेंगे। और वेजोडाइलेटर्स, क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अगेन रेनिन विल रिलीज। समझ में आ रहा है? ये याद रखना है, आपसे ग्रैंड वाइवा में जरूर पूछा जाएगा, एन्यूमरेट द ड्रग्स व्हिच इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, एंड एट दैट टाइम आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ के करना है। आपको स्टिमुलस अगर 3 याद है तो आप उसका याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो एक्सेस को रोकेगी वो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी को बढ़ाएगी। ये एक निमोनिक है एडवर्स इफेक्ट्स का ACE इनहिबिटर्स के। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, कफ
सबसे पहला कफ बोलना है, एंजियोइडेमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपरकैलेमिया, टेस्ट डिस्टर्बेंस. दिस टेस्ट डिस्टर्बेंस इज रिवर्सिबल. जैसे कि आप ड्रग कंटिन्यू करेंगे वापस से टेस्ट डिस्टर्बेंस आपका ठीक हो जाएगा, नॉर्मल टेस्ट आ जाएगा. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हम इसमें बोलते हैं. पर अगर आपसे पूछेंगे विच ड्रग कॉजेज पोस्टरल हाइपोटेंशन, नंबर 1 ड्रग इज प्राजोसिन. सेकंड आएगी ये, पहला प्राजोसिन ही रहेगा. देन प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. अब बहुत सारी ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. आपने एंटी एपिलेप्टिक पढ़े थे, देयर वर सो मेनी एंटी एपिलेप्टिक्स, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन. इट इज नॉट कि आपको सिर्फ टेराटोजेनिक बोलना है, आपको बताना होगा क्या करती है वो. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करती है, क्लेफ्ट पैलेट करती है, हाइपोप्लेजिया फैलेंजिस करती है. तो ये ध्यान रखना है कि करता क्या है ये, व्हाट डज इट डू एज अ टेराटोजेनिक ड्रग. तो ये आपको बताना है. जस्ट राइटिंग टेराटोजेनिक वोंट सफाइस. देन बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एक्सप्लेन वाई में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में. Why ACE inhibitors are contraindicated as bilateral renal artery stenosis? देवेंद्र तो बाहर ही चला गया था. राहुल शर्मा, पहले बताओ बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या होता है. आर्यन बोलो. कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी तो डायरेक्टली नहीं जाती है, ब्रांचेस बन जाती हैं. तो आफ्रेंट आर्टीरियोल जो हम ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं, फिर तो बैठ जाओ, टाइम कम है अपने पास में. देखो हमने ये पढ़ा हुआ था कि ग्लोमेरुलस में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनता है. आफ्रेंट आर्टीरियोल अंदर आता है और इफ्रेंट आर्टीरियोल इससे बाहर जाता है. अभी हमको दो चीजें याद रखिए किडनी में, दोनों इसी से रिलेटेड है ग्लोमेरुलस से ही. एक होता है कि अपन एक लेमैन टर्म में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAIDs impairs द किडनी फंक्शन. व्हाई? बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना वो वेसोडाइलेटेशन कराते हैं इन द आफ्रेंट आर्टेरियोल. वो परफ्यूजन इंप्रूव करेंगे तो GFR अच्छा रहेगा. आपने NSAID दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन रहे हैं तो GFR धीरे धीरे कम होते ही जाएगा. रीनल शटडाउन माइट अकर, ARS हो सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर, या CRS में जा सकता है पेशेंट. अब सेकंड थिंग ये हो गया, यहाँ अपन को एंटी हाइपरटेंसिव में वी हैव नथिंग टू डू विद प्रोस्टाग्लैंडिन. I am saying that ACE inhibitors are contraindicated in bilateral renal artery stenosis. तो वो रेड वाला लिख लो मीनवाइल अगर तुम लिखना चाहते हो. इसका मतलब है कि आफ्रेंट आर्टीरियोल दोनों साइड का, दोनों किडनीज का कॉन्स्ट्रिक्टेड है. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो परफ्यूजन कम जा रहा है, ब्लड अंदर कम जा रहा है ग्लोमेरुलस में. अभी तो अगर ACE inhibitor नहीं दो है ना, ACE inhibitors हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ACE inhibitors क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देते हैं. एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था ना, इसको सिकोड़ रहा था. तो कुछ तो फिल्टर होके GFR निकलता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा तो बना रहता क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता. अब तुमने ACE inhibitors अगर दे दिए तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है. अभी इधर से ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड है और उधर से अब कुछ भी नहीं निकलेगा, वैसे ही परफ्यूजन अंदर कम आ रहा है. और जो थोड़ा बहुत यहाँ से GFR आता, फिल्टर होके कुछ आता, वो भी नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको भी डायलेट कर दिया. तो एक्यूट रीनल शटडाउन में असर आपको ये लिखना है क्योंकि ये जरूर, इट इज अ मस्ट नो क्वेश्चन फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव. Why ACE inhibitors are contraindicated in bilateral renal artery stenosis? Because angiotensin 2 is the major determinant of efferent vasoconstriction. Efferent का होता है, efferent arteriole जो इसमें से बाहर निकल रहा है. Angiotensin 2 effect helps to maintain GFR when renal perfusion is low. Example bilateral renal, क्योंकि bilateral renal artery stenosis में यहाँ स्टेनोज है तो रीनल परफ्यूजन ऑलरेडी कम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक कर देंगे तो अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है. यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में यू कैन गिव इन यूनिलेटरल, हाउएवर क्योंकि ये बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, बिकॉज ACE inhibitors का थेरेपेटिक स्टेटस ये है कि अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा है,
और उसके साथ हाइपरटेंशन है, these are the drug of choice, ACE inhibitors. Why? Because besides antihypertensive effect, they also reverse the renal changes जो long standing diabetes mellitus में होते हैं, जैसे सीरम क्रिएटिनिन ऑल्टर हो गया, GFR खराब हो गया, माइक्रोएल्बुमिन यूरिया हो रहा है, तो वहां पे ये उसको भी रिवर्स करते हैं। एंड यूजुअली हमें जो पेशेंट्स दिखते हैं वो खाली हाइपरटेंशन के तो कम ही आते हैं, उनको साथ साथ कुछ ना कुछ रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को एस्थमा है और हाइपरटेंशन है तो हम क्या दें, अगर उसको हाइपरटेंशन के साथ गाउट है तो क्या दें, क्या नहीं दें, अगर उसको हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज है तो क्या दें, क्या नहीं दें। कैन यू टेल एनी ड्रग जो नहीं देनी चाहिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन को? आप पढ़ चुके हैं, मैं नया नहीं पूछ रही हूँ। बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मास्क करता है। और क्या नहीं देंगे? एक और पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा तुमने इससे पहले ही, डायूरेटिक नहीं देंगे, ना थायराइड देंगे ना लूप डायूरेटिक देंगे। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, क्या देंगे, क्या देंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन में? एस इनहिबिटर्स। ओके, सो हम डायूरेटिक्स में मैं अगेन, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, अब मैं अपन वेजोडाइलेटर्स पे ही आएंगे। डायूरेटिक में थायराइड होते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज होते हैं, और क्या होता है? लूप डायूरेटिक, दैट इज फिनेसामाइड। थायराइड कौन से चैनल पे काम करते हैं? फर्स्ट साइड क्या है और कौन सा पंप है? वो लड़की कौन है? थायराइड किससे काम करते हैं? अरे तुम बैठो, थोड़ा सा तेज बोलोगी? यू नो यू आर नॉट ऑडिबल। डीसीटी, ओके, और किस पे काम करेगा डीसीटी में? ये गेट के पास जो लड़का बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। तुम भी आर्यन हो? तुम कौन हो? बोलो। सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल दोनों को इनहिबिट कर देगा। सोडियम पोटेशियम still in where D6 early distal tubule, ठीक है। और लूप डायूरेटिक का वहां करते हैं। चुप हो जाओ, उससे नाम क्या है तुम्हारा? शिवानी। बोलो, शिवानी बोलेगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। लूप ऑफ हेनरी, किधर? लूप तो बहुत बड़ी है। बोलो, थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। और किससे काम करता है? सोडियम। और देखो, लूप ऑफ हेनरी का जो डिसेंडिंग लिंब होता है दैट इज परमेएबल टू वाटर, जो मेडुला में जा रहा है, टिप तक जा रहा है। तो वहां से सारा का सारा जो लूमेन में अपन का निकल रहा है ना, फिल्टर होकर पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी काम की चीजें, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, एवरीथिंग। फिर जब ये लूप ऑफ हेनरी में आता है और मेडुला में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मेडुला है, तो सारा का सारा पानी बाहर चले जाएगा। तो जो लूमेन में, जो अपना लूमेन में क्या है, जो हम मान के चल रहे हैं कि ये यूरिन है, अल्टीमेटली एक्सक्रीट होएगा, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है। नाउ जो थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनरी है, वहां पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड आयन के साथ भरी हुई जगह है। यहाँ अगर कोई डायूरेटिक काम करेगा, डायूरेटिक क्या कर रहा है? उन आयन को रीअब्जॉर्ब करा रहा है कि नहीं भैया, तुम कुछ कुछ तो यहाँ से मेरे पास रहो बॉडी में और कुछ बाहर चले जाओ। बाहर कौन सा जाएगा? सोडियम को भेजना चाहता है वो। तो दिस साइट, बिकॉज ऑफ इट्स साइट, दे आर कॉल्ड एज हाई एफिकेसी या हाई सीलिंग। हाई सीलिंग का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय हाई सीलिंग? हाई सीलिंग मतलब ये सीलिंग तक नहीं कि मेरा हाथ यहीं तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। मैं जितनी डोज बढ़ाऊंगी ना, डायूरेटिक तक बढ़ते जाएगा। देयर इज नो सीलिंग, देयर इज नो लिमिट। जितनी डोज बढ़ाऊंगी डायूरेटिक इफेक्ट, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो साइट की वजह से दे आर हाई सीलिंग, दे आर लकी कि वो उस जगह काम करते हैं। ऑलराइट, पर जो भी चाहे थायराइड है चाहे लूप डायूरेटिक है, अल्टीमेटली इनको डिस्टल टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जाना है। अभी कलेक्टिंग डक्ट पे गार्ड बैठा हुआ है। व्हाट इज दैट गार्ड?
एल्डोस्टेरॉन। वो गार्ड क्या करता है, वो बोलता है नहीं नहीं हम सोडियम को नहीं जाने देंगे, ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, आप यही रहोगे। तो वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है। अभी अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट खराब हो जाएगा। पॉजिटिव आयन तुमने ज्यादा अब्जॉर्ब करा लिया, नेगेटिव बाहर जा रहा है, तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस देगा, वो सैक्रिफाइस देगा पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। तो पोटेशियम और हाइड्रोजन बेचारे यूरिन में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे डायूरेटिक हो लूप चाहे थायराइड, बिकॉज हाइपोकलीमिया एंड बेटा एसिडोसिस कैसे होगा जब हाइड्रोजन चले गया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो इसीलिए डायूरेटिक्स हो चाहे थायराइड चाहे हाइफिलिंग, उनके साथ अपन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देते हैं। क्योंकि हाइपोकलीमिया आएगा तो क्या हो सकता है, क्या होगा उसको बोलने दो ना, बोलो, खड़े हो नहीं हो सकते। तो क्या होगा पोटेशियम कम होने से, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या फर्क पड़ता है, जल्दी बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। हाइपोकलीमिया से क्या होगा राहुल शर्मा, क्या हाइपोकलीमिया से क्या हो, हाँ बताओ, गुड, हाँ क्लोटिंग, हाइपोकलीमिया, कार्डियक एरिथमियाज, चाहे हाइपोकलीमिया हो चाहे हाइपरकलीमिया हो, दीज आर, अगर तुम्हें याद हो, अब तो खैर वो आता भी नहीं, अमिताभ बच्चन का ऐड आता था बहुत पहले, जीवन रक्षा घोल होता है ना डायरिया में, हमको ओआरएस लेना चाहिए या इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, दीज आर आयंस व्हिच आर इन माइन्यूट क्वांटिटी, मिलीमोल्स में होते हैं, बट अगर ये थोड़ा सा भी कम हो जाएंगे ना तो इट इज लीथल, डेथ हो सकती है पेशेंट की। डायरिया में मरीज की डेथ ही इसलिए होती है, शॉक में चले जाता है वो, तो क्या आयन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये आयन बहुत जरूरी है, तो हमें ध्यान रखना होता है अगर कोई ड्रग्स हैं जो ऐसा चेंज करती हैं। अच्छी बात है तुमने बोला, बात है बोलने की, अब याद रहेगा ना पोटेशियम क्या करता है, गुड। नाउ सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स हम एक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। हमने अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा पहले पढ़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुकी हूँ। अल्फा मिथाइल डोपा क्लोनिडीन क्या करते हैं, दीज आर सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, यानी ब्रेन में, सीएनएस में ये प्री साइनेप्टिक जो अल्फा 2A रिसेप्टर होता है, प्री साइनेप्टिक का मतलब कि अगर वो स्टिमुलेट हो गया, दे आर एगोनिस्ट ऑफ अल्फा 2A रिसेप्टर, एगोनिस्ट मतलब ये एक्टिविटी भी है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। If they stimulate those receptors, it will decrease the central sympathetic outflow, क्योंकि वो ऑटो रिसेप्टर होता है, ऑटो रिसेप्टर है वो, ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टिमुलेट होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑटो है, प्री साइनेप्टिक लोकेटेड होता है ये पोस्ट साइनेप्टिकली नहीं होता है। तो इसीलिए these are alpha 2A agonists, alpha 2A रिसेप्टर को इमिडाजोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। और क्लोनिडीन में उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज करोगे, सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, तो देयर विल बी अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन दैट केस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स विल इंक्रीज। तो अगर अपन सडन विड्रॉ करेंगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अकर, तो इसीलिए ग्रेजुअल विड्रॉल करना होता है। और एक है कि ये थेरेपेटिक विंडो फिनोमिना शो करता है। नाउ कमिंग टू वेजोडाइलेटर्स, वेजोडाइलेटर्स में पहले है हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डायज़ॉक्साइड। वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे, जो आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है उसको डायलेट कर देंगे। सो कैसे करेंगे, दे रिलीज एनो, व्हाट इज एनो, नाइट्रिक, नाइट्रस नहीं है, नाइट्रस हमने जीए में पढ़ा था, N2O, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक पढ़ा था ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। इससे पहले क्या पढ़ा था, एनो, EDRF होता है ये, एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, क्या पढ़ा था, नाइट्रेट्स तो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी। एंजाइना कहाँ पढ़ा है, पढ़ लिया क्या एंजाइना, कहाँ पढ़ा था, ऑटोकॉइल्स में, ऑटोकॉइल्स में कहाँ पढ़ा था, एनो आपने पढ़ा है ना पहले, कहाँ पढ़ा है,
कोलिनर्जिक सिस्टम में, कोलिनर्जिक में हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन बीपी ऐसे ही कम करता है कि इंटैक्ट एंडोथेलियम होना जरूरी है, ये ईडीआरएफ रिलीज कराती है विच इज केमिकली नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं क्योंकि NO जो होता है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज अ वेजोडाइलेटर। सो मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलाजीन they are given in severe hypertension orally while diazoxide is given in hypertensive emergencies। अभी मिनॉक्सिडिल जो होता है ना, जब इसको देते थे तो इसकी वजह से ना हर्सुटिज्म हो जाता था फीमेल, तो दैट वाज लाइक ट्रबलसम फॉर द फीमेल, फेशियल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ बढ़ गया। इसका यूज अब क्या हो गया है, बिकॉज इट इंक्रीजेस हेयर ग्रोथ का यूज कर सकते हैं एलोपीसिया में। तो एलोपीसिया एरिएटा में इसको आप लोशन, ऑइंटमेंट, शैम्पू के फॉर्म में टॉपिकली यूज होता है। एंटी हाइपरटेंसिव की तरह इतना यूज नहीं होता है बिकॉज इट कॉजेज हिर्सुटिज्म एज एन एडवर्स इफेक्ट। तो इसका चेंज हो गया, अब ये यूज होता है मेनली इन एलोपीसिया, मिनॉक्सिडिल एलोपीसिया बिकॉज इट इंक्रीजेज हेयर ग्रोथ। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर था, बीटा ब्लॉकर हमने मेनली यूज क्या कर रहे थे, एंटी हाइपरटेंसिव की तरह, एंटी एंजाइनल की तरह, पर आज की तारीख में वो मेनली का यूज होता है प्रोप्रेनोलोल, बाइग्रेन, प्रोफाइलैक्सिस जरूर बोलना है, यूज में ट्रीटमेंट में नहीं है, प्रोफाइलैक्सिस में है। ऐसे ही एस्पिरिन कहाँ यूज होता था मेनली, है तो वो NSAID, तो हमने उसको डेवलप किया था फॉर फीवर, फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फॉर पेन, है ना, बीट एनी पेन, पेरिफेरल पेन जो वो होता है, पर ये यूज कहाँ होता है, ये हार्ट पेशेंट में एज एन एंटी प्लेटलेट यूज होता है, एज एन एंटी प्लेटलेट, क्योंकि खून पतला करने की दवाई है ना, ये हमने पढ़ा था NSAID में भी, क्योंकि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है, तो बिकॉज क्लॉट नहीं बन रहा है इसीलिए पतला बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो पतला हो जाता है, पानी डाल देते हैं उसमें, एस्पिरिन पानी नहीं डालता है, क्लॉट नहीं बनने देता, फ्लूइड स्टेट में रहता है ब्लड, इसीलिए। तो ये ध्यान रखना है कि वेयर दे वर ओरिजिनली डेवलप्ड एंड वेयर दे आर यूज्ड नाउ, दिस इज कॉल्ड ड्रग रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग है, हमने डेवलप उसे कहीं और किया था, पर जब हमने उसको देखा तो उसकी एफिकेसी, उसका पेशेंट कंप्लायंस दूसरी जगह बेटर है, तो रीपोजिशनिंग, FDA अप्रूवल मिल गया उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एडवर्स इफेक्ट करेगी, बट वो दूसरी कंडीशन में ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, तो ये थोड़ी बहुत तुम्हें नाम याद होने चाहिए। देन हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन अपन पहले पढ़ा था हमने, मैंने इसीलिए यहाँ पे दोबारा लिखा है, इट इज अ वेजोडाइलेटर, आर्टेरियोलर वेजोडाइलेटर है। फार्माकोकाइनेटिक्स में इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से 4 ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं, सल्फोनामाइड हमने पढ़े थे पहले एंटीमाइक्रोबियल में, देन H से हाइड्रोलाजीन, I से आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड आप टीबी में पढ़ेंगे, पढ़ लिया टीबी, अभी नहीं पढ़ा है, बट इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको याद होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, दीज आर लाइक मस्ट नो, आना ही आना चाहिए कि अपनी कंट्री में ये बिल्कुल कॉमन बीमारियां हैं, हर किसी को अपन अगर बैठेंगे ओपीडी में तो कोई ना कोई हाइपरटेंसिव आएगा इससे, टीबी के साथ आएगा इससे, तो यू मस्ट नो कि क्या होता है। एंड देन P से प्रोकेनामाइड, ये एरिथमिया एंटी एरिथमिक ड्रग है, अपन आगे पढ़ेंगे इसको। पर SHIP, शिप जो है, इट दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। इसमें का क्या वो है सिग्निफिकेंस, क्यों मैं कहानी सुना रही हूँ, बिकॉज ये फार्माकोजेनेटिक्स है। देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल, जैसे कि ये लड़की हो सकती है फास्ट एसिटाइलेटर और ये हो सकती है स्लो एसिटाइलेटर, तो अगर मैंने इन दोनों को सेम डोज ऑफ हाइड्रोलाजीन दिया तो इसको मैंने 100 मिलीग्राम दिया, इसको भी दिया 100 मिलीग्राम, इसके तो फास्ट एसिटाइलेटर है, जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो एंटी हाइपोटेंसिव इफेक्ट कम आएगा। और ये स्लो एसिटाइलेटर है तो इसमें लंबे टाइम तक बनी रहेगी कि वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो रही है, so we need to alter the dose depending on the acetylation status। हमें ऐसे मुंह पे नहीं लिखा है मैं फास्ट हूँ मैं स्लो हूँ, हमें देखना पड़ता है, ठीक है। Then sodium nitroprusside, the only drug which is a combined arteriolar and venodilator, ठीक है। ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स गुएनाइलाइल साइक्लेज, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था एडिनाइलाइल साइक्लेज ATP से साइक्लिक GMP बनाता है, ये GTP से साइक्लिक GMP बनाता है।
अभी ये क्या करेगा, इट विल रिलैक्स दी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल रिलैक्स हो गया, वेजोडाइलेटेशन हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। Sodium nitroprusside is a very short acting drug, so it is given by constant IV infusion. Moreover, it is light sensitive. तो dark colored bottle में इसको रखना होता है, और IV infusion से दे रहे हैं तो mild hypertension में तो नहीं देंगे ना, कहाँ देंगे, hypertensive emergency. Hypertensive emergency में sodium nitroprusside is preferred. Or it can, due to accumulation of cyanide, it may lead to metabolic acidosis, एरिथमिया, हाइपोटेंशन एंड इवन डेथ। तो यहाँ पे हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं विच एक्ट्स एज अ सल्फर डोनर, तो वो साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होने देता है। सुना है पहले साइनाइड पॉइजनिंग कहीं पर, कहाँ सुना है? एएनएस में साइनाइड पॉइजनिंग कहाँ था? हाँ, एट्रोपिन साइनाइड पॉइजनिंग, ये तो नहीं हुआ है। एएनएस में तो साइनाइड नहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा है साइनाइड पॉइजनिंग? पढ़ा ही नहीं है भाई, अभी सुन रहे हो तुम, अभी नहीं पढ़ा है, मशरूम पॉइजनिंग पढ़ा था वहां तुमने, ठीक है। देन डोपामीन एगोनिस्ट, डोपामीन अगेन D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये। तुम्हें याद है मैंने दो फैमिलीज बताई थी, D1 D2, है ना? D1 इज इनहिबिटरी, D2 इज एक्साइटेटरी, ओके। So D1 receptor agonist है and it dilates the peripheral arteries. अब ये भी vasodilator है and it is used for short term control of BP in hypertensive emergencies. तो डोपामीन में भी O आता है और इसमें भी फिनॉल डोपाम, और इसके एडवर्स इफेक्ट में भी OO वाले, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड हाइपोकैलेमिया, दोनों ही हाई करते हैं OO वाले। Dopamine agonist, phenol dopam, it increases the intraocular pressure. ग्लोकोमा के मरीज को दे दें क्या राहुल फिनॉल डोपाम? दे दें? क्यों क्यों नहीं दें? कारण? चलो तुम बोलो ही मत कुछ भी, चुप ही रहो। नाउ कमिंग टू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अपन ब्रॉडली हम ये बात करेंगे कि स्मूथ मसल जो होती है ब्लड वेसल की, वहां पे जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो सबसे पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, देन पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, उसके बाद में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है विच अल्टीमेटली कॉजेज इंक्रीज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल विल कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा। अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 फिनाइल एल्काइल अमीन, इसमें आता है वेरापेनिल, ठीक है। देन सेकंड है बेंजोथाइजेपिन, इसमें आता है डिल्टियाजिन। और ये दोनों जो क्लासेस हैं फिनाइल एल्काइल अमीन एंड बेंजोथाइजीन, ये दोनों सेंट्रली एक्टिंग है। सेंट्रली मतलब दे आर मेनली एक्टिंग एट द लेवल ऑफ हार्ट, तो ये यूज होती है मेनली इन एंजाइना। दे आर सेंट्रली एक्टिंग सीसीबी। वाई डाइहाइड्रोपिरिडिन, इसमें सारे डिपिन वाले आते हैं, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, लैसिडिपिन, ये सारे के सारे पेरिफेरली एक्टिंग सीसीबीज होते हैं। पेरिफेरली एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अपन को वैसे भी बीपी कम करना है, इट हैज मोर टू डू विद द ब्लड वेसल, तो हम सेंट्रल वाले क्यों दें? सेंट्रल वाले वहां लेना जहाँ पे एंजाइना हार्ट की बीमारी है, वहां पे वो उसको ब्लॉक करेंगे, तो इसीलिए पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। सेंट्रली एक्टिंग वाले मेनली यूज होएगा एंजाइना। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या नाम बोल रहा है। So they block the calcium channels in the blood vessel, और इसमें कैल्शियम चैनल्स अपन पहले पढ़े हैं, कहाँ पढ़ा है तुमने इससे पहले? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, नाम सुना? C टाइप, L टाइप। एपिलेप्सी में कौन सी ड्रग होती है? कौन सा चैनल ब्लॉक करती है? C टाइप। और अब C टाइप तो इकोसक्सिमाइड था, जहाँ हम दिल की बात कर रहे हैं ना, दिल, तो L टाइप कैल्शियम था, दे ब्लॉक दी L टाइप। 3 तरीके के चैनल्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिव, एक होता है रिसेप्टर ऑपरेटेड और एक होता है लीक चैनल। इसमें मेनली वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स होते हैं, दे आर दी प्रिडोमिनेंट टाइप्स, और ये 3 तरीके के होते हैं, L, C एंड N।
टी वाला हमने इथोसक्सेमाइड पढ़ा था। इथोसक्सेमाइड कहाँ यूज होती है? एब्सेंट सीजर्स में। और एल टाइप जो है ये हार्ट में होते हैं और ये वो सारी कहानी करते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल वो सारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कराते हैं। सो CCBs will cause smooth muscle relaxation and negative chronotropic and inotropic effects in heart. White t-shirt, chronotropic मतलब वो कहाँ गया शुभम? क्रोनोट्रोपिक मतलब हम नहीं बोलते क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इसी में ही आंसर है क्रोनो में। सी के बाद जो है ना HR, हार्ट रेट, और आइनोट्रोपी मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ड्रोमोट्रोपी मतलब तो मैं फर्स्ट ईयर पूरा भूल गए। और बेथेनोट्रोपिक मतलब नहीं पढ़ा था? यस और नो पढ़ा था ना पहले? ये तुम देखोगे ड्रोमो और बेथनो, क्योंकि अभी आगे आएगा तुम्हारे। तुम्हें समझ आया? क्रोनोट्रोपी मतलब हार्ट रेट, तो नेगेटिव मतलब इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, आइनोट्रोपी इट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, बैठ जाओ। ये जो CCBs हैं फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन से होते हैं? पहले थे A, B, C, D। फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ए से एस इनहिबिटर्स ओब्लिक ARB, दोनों को साथ साथ बोलना है। ठीक है, एस इनहिबिटर्स ओब्लिक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी से बीटा ब्लॉकर पहले थे, अब हट गए हैं, अब नहीं है। सी से CCBs और डी से डायूरेटिक्स। ACD आदि फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव कि अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले अपन इन 3 कैटेगरीज में कोई ड्रग दे सकते हैं। ओके, और CCBs का स्टेटस क्या है? दे आर प्रेफर्ड इन एल्डरली, they are preferred in low renin hypertension, they are preferred in patients with asthma, migraine, PVD and isolated systolic hypertension। asthma में कौन सा नहीं देंगे? बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे ना हम। और एल्डरली में ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि एस इनहिबिटर्स ARBs जो है दे कॉज कफ, वो ऑलरेडी COPD के साथ होता है एल्डरली पेशेंट। देन डायूरेटिक्स अगेन वो एडिशनल हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है एल्डरली में। एंड बचा यही ना CCB फर्स्ट लाइन में, तो आपको एक्सक्लूड करते जाना है कि क्यों हम दूसरा नहीं दे रहे हैं। दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, डायूरेटिक प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, एस इनहिबिटर्स ARBs नहीं देते हैं, तो इसीलिए CCBs आर प्रेफर्ड इन प्रेगनेंसी क्योंकि सेफ है, देयर इज नो टेराटोजेनिक इफेक्ट। एंड आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, diastolic remains normal, that is called ISH, isolated systolic hypertension। वो केस में अपन CCBs देते हैं। Then the second thing is डायबिटीज में जो मैंने बताया था कि हम एस इनहिबिटर्स देते हैं क्योंकि ये एल्बुमिन्यूरिया और डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रिवेंट करता है। तो नंबर 1 तो एस इनहिबिटर है, नंबर 2 ड्रग है CCB। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो नंबर 1 ड्रग एस इनहिबिटर है। पर अगर वो प्रेग्नेंट है या वो कफ बहुत हो रहा है उसको, तो हम वी कैन शिफ्ट टू CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, दिस इज द क्लासिफिकेशन कि नॉर्मल बीपी क्या होता है 120/80। स्टेज 1 हाइपरटेंशन है 140 to 159 एंड 90 to 99। ये तुम जल्दी से अपन आगे चलें बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट। देन अपन को रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन के? देखो, किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो पता नहीं चलता है, मुझे नहीं पता मेरा बीपी नॉर्मल है या हाई है क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम होता नहीं है। वो तो जब हम रूटीन चेकअप कराते रहते हैं तब पता चलता है अच्छा मेरा पहले भी हाई आया था पर मैं अब एक्सरसाइज करती हूँ, मैं लाइफस्टाइल थोड़ा अपना स्ट्रेस कम करती हूँ, उसके बावजूद और मुझे अगर ये लगता है कि कोई और कारण है तो ऐसा क्या होगा कि मान लो मैं तुम्हारे पास गई एज अ पेशेंट कि मेरा बीपी हाई, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे पहली बार में मेडिसिन दे दोगी? क्या करोगी? रेफर कर दोगी? मुझे नहीं आता है, अभी मैं बिजी हूँ, आप उनके पास चलिए। क्या करेंगे?
लाइफस्टाइल। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन डेवलप होने के? क्या लगता है कि अभी जैसे तुम यंग हो, पर कोई रिस्क फैक्टर्स है कि अगर कुछ तुम में ये चीजें होंगी तो हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है? ओके, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत कॉमन है। आजकल कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, अलार्म रोज लगाते हैं, जूते बाहर निकाल के रखते हैं, सब तैयार रख के रखते हैं ट्रैक पर, स्नूज का बटन जो है वो हमारे लिए बना है ना, हम नहीं उठते हैं। और क्या होता है नेक्स्ट? जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को था तो डेफिनेटली हमें हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज वाइज कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, तो आप पहले से ही कॉशियस रहें। ऐसा नहीं है कि जब शुगर हाई आएगी तब हम छोड़ेंगे। यूजुअली आजकल लोग विदाउट फैमिली हिस्ट्री भी थोड़ा लो सॉल्ट इंटेक, लो शुगर इंटेक रखते हैं कि नहीं, इट इज हेल्दी, इट इज हेल्दी। तो हम, और क्या हो सकता है? और क्या रिस्क फैक्टर है? फैमिली हिस्ट्री बोला आपने, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोला, स्ट्रेस बोला, व्हाट एल्स? कोई हैबिट? स्मोकिंग। और बड़ी तेज बोले हो या और हंस भी रहे हो? क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? यू सीम डिसोरिएंटेड टुडे। और बताओ रिस्क फैक्टर, खड़े हो जाओ और बताओ। ओबेसिटी, वेरी गुड। बीएमआई हम अपना कैलकुलेट करते हैं। वेट लेते हो सब लोग अपना? तुम लोग को तो खैर जरूरत नहीं है, सब पतले दुबले हैं, बट स्टिल अभी क्या हो रहा है आजकल कि बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। व्हाई? क्योंकि रोटी तो खाती ही नहीं है, पिज्जा, बर्गर, स्विगी, जोमेटो यही चल रहा है। तो ओबेसिटी इज कॉमन और इसीलिए बच्चों में भी हाइपरटेंशन अब दिखने लगा है। और इस फैक्टर बताओ। हार्ट पेशेंट क्या होता है? व्हाट इज हार्ट पेशेंट? जिसके हार्ट है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट पेशेंट? हार्ट ब्लॉकेज, ओके, ठीक है। और रिस्क फैक्टर? एज, सबसे इंपॉर्टेंट, एज इज अ रिस्क फैक्टर। अभी मैंने ये विमेन में 10 साल का रिलैक्सेशन क्यों दे दिया भाई? बिकॉज ईस्ट्रोजन इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। जो ईस्ट्रोजन होता है इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। तो आप अगर ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट बोलेंगे ना, इसमें मॉर्बिडिटी या जितने भी सारे इवेंट हो सकते हैं हार्ट रिलेटेड, वो सारे आ जाते हैं। तो एज मेल्स में 55 ईयर्स, तो मेल्स नीड टू बी कॉशियस, और फीमेल 65 ईयर्स के बाद उनको होता है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर ऑल्टर्ड है, एचडीएल लेवल कम है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, देन डायबिटीज मेलाइटिस, ओबेसिटी, बीएमआई इज मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज है, माइक्रोएल्बुमिनूरिया है, या जीएफआर 60 ml पर मिनट से कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स। देन व्हाट आर द कंपेलिंग इंडिकेशंस? कई बार होता है कि पेशेंट को मार्जिनल हाइपरटेंशन है बट स्टिल हम उसे कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या हो सकते हैं वो इंडिकेशन? कि उसको कुछ और भी है साथ में, मे बी, बताओ, बोलो कुछ तो। इसको हम ड्रग वाइज बताएंगे कि डायूरेटिक हम कब यूज करेंगे? जब पेशेंट को हार्ट फेलियर भी साथ में है और हाइपरटेंशन है, तो हम उसको डायूरेटिक देंगे, क्योंकि हार्ट फेलियर में वो थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम करेगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखो ये जो चारों चैप्टर्स है ना, हाइपरटेंशन, एंजाइना, सीएचएफ एंड एरिथमिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और शायद तुम में से बहुत सारे लोग कार्डियोलॉजिस्ट भी बनना चाहते होंगे, बनना चाहते हो ना, डीएम करेंगे, नहीं एमडी भी नहीं होगा, एमबीबीएस भी रुकेंगे, शादी करके घर में बैठेंगे। तुम लोगों की कुछ लग नहीं रहा मुझे आगे। एक कौन बोला था रेडियोलॉजी में करेगा वो? नहीं, इससे तो बात ही नहीं हुई, तुम्हारी थी, तुम ही थे जो रेडियोलॉजी में कर रहे थे। देवेंद्र था। तुम्हारा नाम क्या है, कॉर्नर वाला लड़का? जितेंद्र। देन रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन, क्या बात हो गई है? वो सो क्यों गया? क्या हुआ तुमको? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? तो तुम क्यों आए हो? खड़े हो, क्या हो गया तुमको?
नौजिया लग रहा है, क्यों? क्या हो गया? खाली नौजिया, कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ? जगते हैं तो तुम अभी अभी जगे हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम पूरे टाइम से सो रहे हो ना? तुम पूरे टाइम से सो रहे हो? क्या गया तुम्हारे कान में अभी तक? क्या नाम है तुम्हारा? उत्कर्ष। क्या हो गया? तुम कहाँ से आए हो, हॉस्टल से या घर से? कितने बजे उठे थे? 10 बजे उठे हो तुम तो। सो गए थे रात को यहीं आके? यहीं सो गए थे? तुमने कुछ पढ़ा है? तुम अटेंडेंस के लिए आए हो यहाँ पे? हाँ या ना? अटेंडेंस के लिए आए हो? क्यों पढ़ना नहीं, मन नहीं है पढ़ने? सब समझ आ जाता है? फिर कुछ खा के आए हो? क्यों? अभी पूरा दिन भर नौजिया होता रहेगा तुमको। तो 8 बजे उठ गए थे ना तुम तो, फिर क्या हुआ? तो तुम क्या घर का रूम का सफाई करके आते हो सवेरे सवेरे? तो क्या करना था तुम्हें, क्या काम था? तुम कुछ लाए तो हो नहीं, खाली हाथ आए हो। कपड़े तुमने मुझे लग रहा है रात के ही पहने हुए, वो भी तुम कुछ नहाए हो नहीं। क्या करा तुमने? भैया पढ़ लो, 9 बजे कोई ऐसा जल्दी नहीं है, कोई 6 बजे की क्लास नहीं है तुम्हारी। बैठ जाओ। अच्छा, एस इनहिबिटर्स एआरबीज के क्या कंपेलिंग इंडिकेशंस हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटिस, हार्ट फेलियर एंड पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, पोस्ट एमआई के केसेस, क्योंकि वहां पे भी वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को, इवेंट्स की रिस्क को कम करते हैं। हार्ट फेलियर में भी एंड हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क में भी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज कब होती है? जब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और परफ्यूजन कम हो गया, तो वो एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देगा। एंड क्रॉनिक रीनल डिजीज, अगेन क्योंकि वो रिवर्स करता है सारे के सारे रीनल चेंजेस जो होते हैं। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नंबर 1 डायबिटीज, स्ट्रोक प्रिवेंशन। और बीटा ब्लॉकर का क्या कंपेलिंग इंडिकेशन हो सकता है? थियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा, वेरी गुड। स्टेबल हार्ट फेलियर पोस्ट एमआई। नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ये होते हैं, आपको सबको पता है। ये इसमें से एक डैश याद रखना है। डैश मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हम ऐसी डाइट खाएं जिससे बीपी कम हो जाए। उसमें क्या करेंगे हम? क्या बोलोगे? लो सोडियम और, अरे डाइट बता रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो अलग हो गई ना। खाने में क्या बोलोगे? क्या खाना चाहिए? रेड मीट खाना चाहिए? नहीं। तो अपना क्या होता है ना, अपना पिरामिड यूजुअली उल्टा है कि हम फैट, एक पेस्ट्री, एक तिरामिसू खाकर भैया मेरा तो लंच हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना। ये कैफे इसीलिए बना है हमारा। तब यहाँ पे एक्सप्लोर, अभी ये खाया, ये नहीं खाया, ये बचा है, 4 में से 3 खा लिया, अभी 1 बचा है। यही कर रहे हैं हम वो नहीं खाते हैं जो थाली देता है, वो बोरिंग है, वो नहीं खाना। तो फैट एंड स्वीट अपना सबसे कम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए होल ग्रेन एंड ग्रेन प्रोडक्ट, जैसे आजकल ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, प्रोसेस जैसे मैदा है, दैट इज नॉट प्रेफर्ड। आटा, व्हीट खाओ, वो ज्यादा प्रेफर करो। देन फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स जो हम शायद सोचते हैं खरीदेंगे, अभी तो एप्पल बहुत महंगा है, आम खराब आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब, इसे कौन काटेगा, नाइफ नहीं है। केला खा लेते हैं बस, वो इजी है, छील के खा लिया 12 केले, लड़के तो एक साथ खा लेते हैं। So then लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे स्किम्ड मिल्क आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि गोल्ड वाला दूध पी रहे हैं हम सवेरे सवेरे बैठ के, वो जम गया पेट में। देन रेड मीट नहीं खाना चाहिए, यू शुड अवॉइड। क्या हो गया खाने की बात पे इतना डिस्कशन? क्या डिस्कशन है अभी? सोचने लग गए कि क्या खाओगे? अभी भूख लग रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये ठीक नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर और, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? अगर अपने पास कोई पेशेंट आता है हाइपरटेंशन का, तो स्टार्ट विद अ सिंगल ड्रग। वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल ड्रग एंड द फर्स्ट व्हिच इज प्रेफर्ड इज अ थायराइड डाययूरेटिक। थायराइड डाययूरेटिक के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देन वी इनिशिएट थेरेपी विद लो डोज, क्योंकि हाई डोज में उसके मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। थायराइड के क्या क्या होते हैं?
मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं थायराइड्स के? ओके, तो अगर पार्शियल रिस्पॉन्स ही आता है ना, एड अ ड्रग फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री क्लास और चेंज टू लो डोज कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी क्लास से दें, हम ऐसा नहीं कि डोज बढ़ाते जाएं, क्योंकि डोज बढ़ाने पे थेरेपेटिक इफेक्ट तो कम ही आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट्स और बढ़ जाएंगे। अगर बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो दूसरी क्लास पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड इन केस ऑफ साइड इफेक्ट्स टू इनिशियली चूजन ड्रग, सब्स्टिट्यूट ड्रग विद अनदर क्लास। और जेएनसी 8 जॉइंट नेशनल कमेटी कहाँ की होगी? अमेरिका, यूएस की है, अमेरिकन जॉइंट नेशनल कमेटी। उसने फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव कौन से बताए हैं? एस इनहिबिटर्स ओब्लिक एआरबीज, सीसीबीज एंड डायूरेटिक्स। ये तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने स्लाइड डाली, तुम्हारे केडीटी में ये है तो इसलिए इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। बट ये आता है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉम्बिनेशन थेरेपी इन हाइपरटेंशन। कैसे कॉम्बिनेशन? उसमें तो बकवास लिखने लग जाते हो कुछ भी, तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि हाउ कैन वी प्रिस्क्राइब ड्रग कॉम्बिनेशन। फिर केडीटी में लिखा है, डोंट राइट इट, रहने दो। नाउ दीज आर द गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विच इज रिकमेंडेड बाय, देखो ये जैसे डायबिटीज है, टीबी है, हाइपरटेंशन है, सीएचएफ है, ये हम अपनी मर्जी से ट्रीट नहीं करते हैं कि हमारा जो मन किया हम ड्रग दे देंगे। आज मेरी इच्छा थी, आज मैंने बहुत दिन से डायूरेटिक नहीं दिया था, मैं डायूरेटिक दे देती हूँ। अच्छा मैंने एस इनहिबिटर नहीं दिया, लाओ आज इसको ये दें। यू हैव टू जस्टिफाई, और उसके लिए गाइडलाइंस बनी हुई है कि एज क्या हो, रेस क्या है पेशेंट की, मेल है फीमेल है, हम किससे स्टार्ट करें, देन किस पे जाना चाहिए हमें। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको अगर ट्रीटमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्लासिफाई एंड राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ अ केस ऑफ मॉडरेट हाइपरटेंशन, फ्लो चार्ट बनाना है। फिर ये नहीं कि मैम मैंने तो लिखा था आपने नंबर क्यों नहीं दिया, बिकॉज लिखना इज नॉट, आपने क्या गाइडलाइन फॉलो किया है, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच अ केस ऑफ हाइपरटेंशन, दैट यू हैव टू मेंशन। देन ये तुम फोटो ले लो इसकी, क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं है, कि अगर कोई कॉन्कमिटेंट इंडिकेशन है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ कोई और बीमारी है तो कौन सी प्रेफर करें, कौन सी अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एंजाइना है तो हम शॉर्ट एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडिन नहीं देंगे, डीएचपी इज डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और वेजोडाइलेटर भी नहीं देंगे। वी विल प्रेफर गिविंग अ बीटा ब्लॉकर और अ लॉन्ग एक्टिंग डीएचपी। अगर किसी पेशेंट को बिनाइन हाइपरट्रोफी प्रोस्टेट है तो अगेन अल्फा ब्लॉकर इज द प्रेफर्ड ड्रग। एल्डरली है या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वी कैन ऑल्सो गिव डायूरेटिक, लो डोज डायूरेटिक। नेवर कंबाइन अल्फा और बीटा ब्लॉकर और विद क्लोनिडीन, क्योंकि वो एंटागोनाइज करेगा एक दूसरे का एक्शन। एक दो सिंपैथेटिक एक सिंपैथोलाइटिक एक साथ देने का कोई वो नहीं है। एस इनहिबिटर्स विद एआरबी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हाइड्रोलाजीन वो भी डायलेटर है, डीएचपी डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो भी वेजोडाइलेटर ही है, या प्राजोसिन वो भी वेजोडाइलेटर है। अल्फा ब्लॉकर है तो वो अल्फा 1 ब्लड वेसल में है, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देगा तो वेजो डायलेटेशन करेगा। सो सेम पैटर्न ऑफ एक्शन। डिल्टियाज़िम एंड वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और बीटा ब्लॉकर अगर ये दोनों साथ दे देंगे दे विल बी मार्क्ड ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए सीसीबीज को बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं देंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर तो वैसे ही करते हैं हार्ट रेट कम, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो सेंट्रली एक्टिंग है वेरापेमिल डिल्टियाज़िम ये भी हार्ट रेट, क्योंकि नेगेटिव आइनोट्रोपिक है ना, हमने अभी पढ़ा था। देन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी दो तरीके का हो सकता है। एक होता है, ये तुम लिख लो मीनवाइल, एक होता है कि ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है जो प्रेग्नेंट हो गई, और एक होता है कि नॉर्मोटेंसिव विमेन बिकम्स हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग जेस्टेशन, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दोनों केस में हमें ऐसी ड्रग्स देनी है कि वो टेराटोजेनिक नहीं हो, बिकॉज अगर हम ड्रग्स नहीं देंगे तो भी प्रेगनेंसी रिस्क पे है, क्योंकि फीटल परफ्यूजन इम्पेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। सो ड्रग्स टू बी अवॉइडेड आर एस इनहिबिटर्स, एआरबी, डायूरेटिक्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। ये चारों बिकॉज दे हैव डाउटफुल एफिकेसी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू फीटस। फीटस का सेफ्टी है या नहीं, डाउटफुल है। विच इज प्रेफर्ड, the drug of choice is alpha methyl dopa,
फर्स्ट ड्रग इज अल्फा मिथाइल डोपा. क्या होती है अल्फा मिथाइल डोपा? सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक. और सेकेंड है सीसीबी. इसका निमोनिक है बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी. बी से बीटा ब्लॉकर. कार्डियो सेलेक्टिव भी प्रेफर करेंगे. एम से मिथाइल डोपा. पूरा बोलना है अल्फा मिथाइल डोपा. लीवोडोपा मत बोल देना मेहरबानी करके. कार्बिडोपा नहीं बोल देना जितेंद्र, याद रहेगा. सी से क्लोनिडीन. डी से डाईहाइड्रोपिरिडिन सीसीबीज. देन एच से हाइड्रोलाजीन और पी से प्राजोसिन. इसके अलावा बाकी सारी टेराटोजेनिक है. बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी. कुछ नहीं लिखना ना शुभम, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. देन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है? व्हेन द सिस्टोलिक बीपी इज मोर देन 220 मिलीमीटर्स मर्करी और द डायस्टोलिक इज मोर देन 120 विद एविडेंस ऑफ एक्टिव एंड ऑर्गन डैमेज. इमरजेंसी और अर्जेंसी दो चीजें होती हैं. अर्जेंसी में भी बीपी इतना ही हाई होता है बट एंड ऑर्गन डैमेज नहीं. इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज भी होने लगता है. तो कुछ कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं ये तुम नाम लिख लेना, केजीटी में है ये, रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. और इसका इस पे शॉर्ट नोट आएगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जरूर से आएगा कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. ट्रीटमेंट है द ड्रग ऑफ चॉइस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निकार्डिफिन और क्लेरिडिफिन. डाईहाइड्रोपिरिडिन. ठीक है.